हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलो आज अपन करेंगे लेक्चर नंबर 18 में पहले तो टोटोमेरिज्म के सवाल डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कहानी स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो, कौन सी दी थी आपको एक्सरसाइज? सेकंड एक्सरसाइज दी थी, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली थी, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक्सरसाइज नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा चलाव्यता प्रदर्शित नहीं करेगा? तो आप बताइए। सीधा अल्फा एच sp3 किसके पास नहीं है? देखो, हाइड्रोजन किसके पास नहीं है? फोर्थ के पास नहीं है ना। देख लेंगे अपन, किसके पास नहीं है? फोर्थ के पास नहीं है। नहीं है तो ये चलाव्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चलाव्यता प्रदर्शित करता है? करता है, कौन सा करेगा? फोर्थ करेगा। देखो अल्फा एच इसी के पास है, एसिटोफिनोन दे रखा है, देखो तो जरा CO और यहाँ CH3। देखो, और किसी के पास अल्फा एच है क्या? पहले के पास नहीं है, दूसरे के पास नहीं है ना। अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और तीसरे के पास बेंजल्डिहाइड है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इनोल रूप नगण्य होता है? नगण्य का मतलब जो प्रदर्शित नहीं करता, है ना, प्रदर्शित नहीं करना चाहता। तो आपने पढ़ा है कि ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेता। चलाव्यता में भाग नहीं लेता। ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेता। ब्रीज हेड एटम ये वाला हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये ब्रीज एटम है, ये चलाव्यता में भाग नहीं लेगा। नहीं लेगा तो ये भाग नहीं लेगा, है ना। तो इसका मतलब ये चलाव्यता प्रदर्शित है नहीं कर सकता। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग लेगा तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? समतलीय हो जाएगी। और ब्रीज हेड एटम की संरचना कैसी नहीं हो सकती? समतलीय कदापि नहीं हो सकती। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास? तीसरा। उसके बाद में फोर्थ कर ही लोगे, मजे से, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या दे रखा है? साइक्लो पेंटेनॉन दे रखा है ना। पेंटेनॉन क्या दे रखा है? OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में, ठीक है, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा भला? अल्फा पर उपस्थित हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। निम्न में से किसमें इनोल की मात्रा अधिकतम है? अधिकतम मात्रा किसमें रखता है? बताओ तो जरा। ये आपको करवाया हुआ है साहब। किसमें? अगर जिसमें दोनों साइड में क्या आ जाए? ये आ जाए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों साइड में पीएच आ जाए, इसका मतलब कितना परसेंटेज आ जाएगी? अप्रोक्सीमेट 94% आ जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगी। यस के नो? दोनों साइड में क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, यानी कि कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं ना, लॉन्ग कॉन्जुगेशन, है ना। अब ये अनुनाद क्या है साहब? अनुनाद तो अपन आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बात कदापि नहीं है, ठीक है। तो ये अपन स्टेबिलिटी इनोल परसेंटेज का स्थायित्व जो है वो कहाँ पर देखेंगे? आगे GOC में पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एक बार तो इतना सा ध्यान रखो कि अल्फा एच जिसके पास है वो sp3H है, तो वो चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बस इतना सा ख्याल रखना है, खुद का ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। चलो फिर अगर अपन बात करें तो कर लोगे आराम से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो स्टेज फर्स्ट, है ना। स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? 9 नंबर। अब ये देख लो, 9 नंबर सवाल मजे से कर सकते हो। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? ठीक है, तो किसकी स्थायित्व ज्यादा है? देख लो, जिस इनोल का स्थायित्व सर्वाधिक होगा इसका मतलब उसकी परसेंटेज वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। तो परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है? कुछ याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो और भी ठीक। क्यों? क्योंकि जब भी आपसे सवाल पूछेगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा, जैसे अपने किया था, ठीक है, जिसका स्थायित्व सर्वाधिक होगा। अब इनोल की परसेंटेज स्टेबिलिटी अपन कहाँ पढ़ेंगे? वहां पढ़ेंगे GOC में, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल ये कह रहा है कि ऐसे यौगिक जो चलाव्यता दर्शाते हैं, तो बताइए कौन कौन प्रदर्शित कर सकता है चलाव्यता? तो बताइए पहला यौगिक चलाव्यता प्रदर्शित कर सकता है क्या? देखो, ये इनोल फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे ये दे रखी है, और ये तो प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन ये इनोल फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ तो? कीटोइनोल। आपस में गतिक साम्य में उपस्थित होते हैं ना साहब। तो ये वाला और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पंखुड़ियां लगी हुई है, तो इसके पास है ना ये अल्फा एच, इसका मतलब तभी तो ये इसमें गया। इसका मतलब ये एक दूसरे के गतिक साम्य में उपस्थित होते हैं, तो ये क्या हो गया? कीटोइनोलित हुआ, ये चलाव्यता प्रदर्शित कर रहा है। तो फर्स्ट आंसर तो होगा। फिर अपने को क्या दे रखा है? देखो कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो ये वाला भाग लेगा, है ना, मोर एसिडिक है, तो ये भी प्रदर्शित करेगा। दूसरा भी, तीसरा प्रदर्शित करता है क्या? बताओ तो जरा मुझे।
यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या दे दिया CH डबल बॉन्ड O। देखो इसके पास भी अल्फा है या नहीं है, ये भी चलावेता प्रदर्शित करेगा, यस कि नो। चौथे की अगर अपन बात करें तो देखो तो ये चलावेता प्रदर्शित करेगा क्या, नहीं कर सकता दोस्त। क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि CH3 अल्फा H नहीं है, अल्फा H न होने के कारण ये चलावेता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। 5 ये देखो 5 नंबर की अगर अपन बात करें तो क्या ये चलावेता प्रदर्शित करेगा, जी हाँ, इसके पास देखो है ना H, ठीक है। डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो देखो 6 नंबर, क्या ये चलावेता प्रदर्शित करेगा, जी हाँ करेगा। ये करेगा क्या, पहले तो ये बताओ, ये तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पंखुड़ी लगा दी तो कर देगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको करवाया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए अपन कॉपी देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चलावेता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्या ये चलावेता प्रदर्शित करेगा, अब ये चलावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता। अगर आपको ये दे दिया तो क्या ये चलावेता प्रदर्शित करेगा, नहीं कर सकता। यहाँ पंखुड़ी लगा दें तो क्या ये चलावेता प्रदर्शित करेगा, नहीं कर सकता। अब ये चलावेता प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, कर पाएगा क्या, कदापि नहीं कर सकता दोस्त, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इसके जो ऊपर हाइड्रोजन है वो तो यहाँ आ सकता है, ठीक है, और ले जाना अपने को इधर था, इधर नहीं जा सकता सब, ठीक है। तो इसका मतलब ये चलावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दे रखा है, CD3 दे रखा है, D3C डबल बॉन्ड O और CD3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, ये तो चलावेता प्रदर्शित करेगा बेटा। D दे दो, T दे दो, वो तो एक ही बात हो गई ना, आइसोटोप ही तो दे रखा है, इसका मतलब ये चलावेता प्रदर्शित करेगा। पार्ट बी में आ जाओ चुपचाप बिना किसी को बताएं। कौन सा सवाल अपने को दे रखा है, ये सवाल है पार्ट स्टेज में, पार्ट कौन सा, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म वल्य श्रृंखला समावेता प्रदर्शित करता है। खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला वाले यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं, बताओ, वल्य श्रृंखला समावी कहलाते हैं, ठीक है। तो तीसरे ऑप्शन की ओर इशारा करिए, क्या दे रखा है, एक तो एलाइल अल्कोहल दे रखा है, दूसरा देखो 3 कार्बन की रिंग बना दी, खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला वाले, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, इसका मतलब ये क्रियात्मक समावी ना है, आती है, लेकिन वल्य खुली श्रृंखला तथा बंद श्रृंखला वाले यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं, RCI, क्या कहलाते हैं, RCI, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल था नेक्स्ट, 14 नंबर सवाल। देखो निम्न यौगिक युग्मों के मध्य सही संबंध प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कौन सा युग्म सही संबंध प्रदर्शित करता है, तो देख लो साहब। पहले में देखो कुछ नजर आ रहा है आपको, 1 और 2 के बारे में क्या ख्याल है, 1 और 2 के बारे में आपको आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, समरूप है, एक जैसे हैं बिल्कुल। बेंजीन में डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, अब ऐसा नहीं है भी यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड देखेंगे, बेंजीन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होती है, क्या होती है, पता नहीं ये कौन सा नशा करती है जिसके कारण अधिक स्टेबल है, क्यों है, अनुनाद है साहब इसमें, ठीक है। तो अनुनाद की बातें तो अपन आगे करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको गोले से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, गोले से। अब अपने को 2 दे रखे हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ Cl और यहाँ Cl, और एक पलक झपकते ही अपने को क्या दे दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ Cl यहाँ Cl यहाँ Cl डबल बॉन्ड, है ना। अब इसमें कोई फर्क नहीं है, क्यों, क्योंकि बेंजीन को गोले से प्रदर्शित किया जाता है, तो चाहे कहीं भी लगा दो, इसका नाम क्या होगा, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो, इसका मतलब ये तो दोनों कैसे हुए, आइडेंटिकल, समरूप, वैसे के वैसे, ठीक है, तो समान है ना ये दोनों। फिर देखो 1 और 2 तो समान है। फिर देखो 2 और 3 के बारे में क्या ख्याल है, 2 और 3 भी समान है, सॉरी 2 नंबर वाले दोनों समान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH लगा दिया और यहाँ पे भी OH लगा दिया, देखो तो जरा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी क्या लगा दिया, देखो तो कुछ ऐसा करके दे दिया, यहाँ पे OH दे दिया और यहाँ पे भी क्या दे दिया, OH, देखो 1 2 3, ये भी गोले से प्रदर्शित करेंगे, ये भी गोले से प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 1 2 3, क्या है, रिसोर्सिनोल, ये भी रिसोर्सिनोल, इसका मतलब ये भी क्या है, समान है। तो एक समान है, दूसरा भी समान है, तो 1 और 2 दोनों क्या है, समान है, एक जैसे हैं बिल्कुल। लेकिन तीसरे के बारे में क्या ख्याल है आपका, देखो तो जरा, यहाँ पे क्या दे दिया, COOH, और यहाँ पे क्या दे दिया, COOH, क्या दे दिया, COOH, टरथेलिक एसिड बोलते हैं इसको। और दूसरे में क्या दे दिया, देखो तो आइसोथेलिक एसिड, यहाँ COOH और यहाँ पे भी क्या दे दिया, COOH, यही तो दे रखा है।
ये टरथेलिक एसिड और ये क्या दे रखा है आइसोथेलिक एसिड। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए पोजीशन आइसोमर हो गए सब, क्या हो गए पोजीशन आइसोमर्स हो गए। यस नो जी हाँ, तो एक और दो समान है और दूसरा आइसोमर्स है। ठीक है, तो अपने पास कौन सा सवाल था, सवाल नंबर अपने पास था 14 नंबर, तो कौन सा आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा, एक दो समान है और तीसरा आइसोमर्स है। ठीक है, 15 नंबर सवाल, निम्न संरचना पर प्रकाश डालिए, तो डाल दो साहब। ठीक है, देखो पहला क्या दे रखा है स्ट्रेट चेन दे रखा है, कार्बन कितने हैं 4। दूसरे में देखो, दूसरे में क्या दे दिया, दूसरे में आपको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप दे दिया। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या में परिवर्तन, इसका मतलब क्या हो गया चेन आइसोमर। यस नो, पहला और दूसरा आपस में श्रृंखला समावी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए तीसरा और चौथा आपस में क्या है, तीसरा और चौथा भी आपस में श्रृंखला समावी है। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन, पहले मेन चेन में कितने कार्बन थे 4, पलक झपकते ही कितने हो गए 3 कार्बन और एक CH2Cl, तो इसका मतलब पहले मेन चेन में 4 कार्बन थे फिर 3 कार्बन हो गए, इसका मतलब श्रृंखला समावी हो गए। ठीक है, तो 1 और 2 भी श्रृंखला समावी है, 3 और 4 भी श्रृंखला समावी है। ठीक है, बाकी 1 और 3 का कोई रिश्ता नहीं है, 2 और 4 का कोई रिश्ता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें अणुसूत्र समान नहीं है। यस नो, बहुत बढ़िया, 1 और 4 दोनों आंसर आ जाएंगे। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है साहब, ये अपना सवाल कह रहा है कि कौन सा चलाव्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। देखो बेंजोफिनोन दे रखा है, कौन सा दे रखा है बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन होता है। क्या दे रखा है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन होता है ये। ठीक है, फिनोन नहीं, क्या होता है बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, क्विनोन भी बोलते हैं इसको। ये कैसा होता है पिंक कलर का होता है। फिनोल को जब एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वो कैसा हो जाता है पिंक कलर का हो जाता है, पिंकी को घर ले आता है। इसका मतलब ये क्या है बेंजोक्विनोन है। ठीक है, तो बेंजोक्विनोन क्या प्रदर्शित नहीं कर सकता, चलाव्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है साहब, 17 नंबर सवाल ये कह रहा है कि आपको जो दे रखा है 2,4 पेंटाडाइनोल का सबसे अधिक स्थायी रूप कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ये बनेगी पेंटम, 2 नंबर और 4 नंबर पे क्या लगा दो, ये लगा दो। ये कीटोफॉर्म है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो इनोल में। जैसे ही आप इनोल में कन्वर्ट करोगे तो इसका इनोल क्या बनेगा, यही तो बनेगा OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये ज्यादा स्थायी है क्योंकि इसमें अनुनाद भी है और इसमें अनुनाद भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये वाली क्या बनेगी कम स्थायी बनेगी। यस नो, तो बस यही आंसर आ जाएगा अपना, कौन सा आ जाएगा दूसरा। फिर 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है अपने से, 18 नंबर सवाल ये कह रहा था कि निम्न में से कीटोइनोल चलाव्यता प्रदर्शित नहीं करता। ब्रीज हेड एटम, ये देखो ब्रीज हेड एटम, ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेता। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, तो ये चलाव्यता में हाइड्रोजन भाग नहीं लेगा, नहीं लेगा तो ये चलाव्यता प्रदर्शित है नहीं कर सकता। बाकी के पास सबके पास हाइड्रोजन है, देख सकते हो। यौगिक चलाव्यता प्रदर्शित करता है, देखो कौन कौन कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं, देख लो भले 19 में सारे ही चलाव्यता प्रदर्शित कर रहे हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं दोस्त, ये कह रहे हैं उपरोक्त का कौन सा चलाव्यता प्रदर्शित करता है, पहला करेगा नहीं कर सकता, देखो यही है बेंजोक्विनोन, नहीं कर सकता। दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, है ना, ठीक है। तीसरे के पास है क्या, तीसरे के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन प्रदर्शित करेगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2। अब आपको सवाल यही पूछा गया था कि उपरोक्त में से कौन सा चलाव्यता प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शित करेगा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, स्थायित्व का क्रम। जनरली अगर अपन बात करें तो कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल, तो जो कीटो दे रखी है उसका स्थायित्व सर्वाधिक होगा। अगर अपने क्या दे दिया, ये दे दिया डबल बॉन्ड हो, तो इसका स्थायित्व सर्वाधिक होगा। फिर किसका होगा बताओ, फिर इसका होगा साहब, क्यों, क्योंकि ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन तो चलाव्यता में भाग लेता ही नहीं है ना, तो इसका मतलब सबसे कम स्थायी कौन सा होगा, ये वाला ही होगा जिसमें ब्रीज हेड एटम पर हाइड्रोजन भाग ले रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा कीटो, उसके बाद में इनोल, इनोल में ये सबसे लेस, क्यों, क्योंकि ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेता। यस नो, चलो 22 नंबर सवाल की बात करें तो वही एरोमेटिक और वो बनेगा। ठीक है, तो करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो छोड़ देना, भले इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है साहब कि OD नेगेटिव D2O की प्रेजेंस में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे के सारे
ड्यूटेरियम द्वारा क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो करवा दो साहब प्रतिस्थापित। जैसे ही आपने प्रतिस्थापित करवाया तो क्या पाया आपने, यही पाया। ठीक है, तो देख लो क्या दे रखा है, 23 नंबर सवाल ये दे दिया साहब। यहाँ पे अपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओडी नेगेटिव D2O एक्सेस में आपको दे रखा है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हैं वहां पे क्या आ जाएगा, DD, ये आंसर आ जाएगा। ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेगा, नहीं लेगा। यस नो, कर लोगे आराम से। चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको कौन सा सवाल दे रखा था, फोर्थ स्टेज में बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज में आपको सवाल दे रखा था कौन सा, एक तो देखो फोर्थ नंबर सवाल भी कर सकते हो। कौन सा सवाल, फोर्थ नंबर सवाल, फोर्थ स्टेज का फोर्थ सवाल, C6H14। ठीक है, कितने आइसोमर बन जाएंगे साहब, 5 बन जाएंगे। ठीक है, संरचनात्मक समावि कितने, जो यही सवाल है वही 21 नंबर सवाल है ना, सेम सवाल है, इसका मतलब सेम। जी मेंस 2015 में, और वो पहले कब का आया हुआ है, 2008 में भी आया हुआ है IIT में, 7 में, 2007 में आ चुका है। इसका मतलब 2 बार आ चुका है। बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, इसका मतलब 10 तक आप याद कर ही लेना। फिर आपको सवाल दे रखा है 22 नंबर। 22 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सी स्थिति समावी है। तो पहला स्थिति है क्या, नहीं, पहला एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है, इसका मतलब FGI हो गया। दूसरे में देखो क्या दे दिया आपने को, कुछ ऐसा दे दिया, कितने कार्बन, 5 कार्बन, ये कीटोन दे रखा है, और प्लग झपकते ही आपने इसको इसमें चेंज कर दिया, तो ये 2 पेंटेनॉन, ये 3 पेंटेनॉन। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्थिति समावी हुआ, दोनों आपस में मेटामर्स भी हैं। ठीक है, फिर अगर तीसरे की बात करें तो ये आपस में क्या है साहब, FGI है, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन है। और फिर अगर अपन बात करें तो इसमें भी क्या है, FGI है, एल्डिहाइड और कीटोन दे रखा है। ठीक, इसी कड़ी में आगे बढ़े तो कौन सा सवाल दे रखा है अपने को, ये सवाल दे रखा है 28 नंबर, 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है निम्न में से कौन से इनॉल की अधिकतम मात्रा प्रदर्शित करते हैं। देखो तो ये वाला मोस्ट स्टेबल आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये सबसे ज्यादा होगा। NH2 वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ जाएगा, जी मेंस 2019। ठीक है, ये आपको कॉपी में करवा भी दिया था। यस नो, तो ये इतने से सवाल दिए हुए थे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी भला, स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समाव्यता। तो त्रिविम समाव्यता की बात करेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद में आपका यानी कि 18 लेक्चर के बाद में ये टॉपिक आपका आइसोमेरिज्म फर्स्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म सेकंड चलेगा, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म उसी में पढ़ेंगे मेनली। तो यहाँ अपन जनरल सी बातें कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि 18 लेक्चर के बाद में केमिस्ट्री जी 10 नंबर जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। फिर कौन सा चलेगा आपका, 11 नंबर टॉपिक चलेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कहानी पढ़ेंगे, और साथ में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात भी उसी में करेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो हेडिंग डाल लो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समाव्यता। ठीक है, किसकी बात हो रही है, त्रिविम समाव्यता। त्रिविम समाव्यता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं त्रिविम समाव्यता की अगर अपन बात करें तो लिखिएगा, पहले तो देख लो किसे कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो। अणुसूत्र समान होगा, संरचना अलग अलग हो जाएगी तो संरचनात्मक समाव्यता की ओर इशारा करेगी। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो, परंतु क्या हो, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो, यानी कि त्रिविम में जुड़े परमाणुओं की व्यवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसे अपन क्या कहेंगे, त्रिविम समाव्यता कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन अब लिखिएगा, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो, परंतु त्रिविम में जुड़े परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो। अंतरिक्ष में जुड़े परमाणुओं की व्यवस्था क्या हो, भिन्न भिन्न हो। त्रिविम में जुड़े परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं, तथा इस परिघटना को त्रिविम समाव्यता कहते हैं।
क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र दोनों समान हो परंतु त्रिविम में जुड़े, अंतरिक्ष में जुड़े परमाणुओं की व्यवस्था क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं तथा इस परिघटना को क्या कहा जाता है? त्रिविम समावयता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, एक तो विन्यासी और दूसरी सन्यासी। एक तो कॉन्फिगरेशनल और एक कौन सी? कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए कॉन्फिगरेशनल क्या है? विन्यासी समावयता। कॉन्फिगरेशनल कौन सी है? विन्यासी समावयता। और एक कौन सी है? कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल कौन सी है भला? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक तो विन्यासी है और एक संरूपन है, तो ये कौन सी है? विन्यासी, विन्यासी समावयता। और एक कौन सी है? संरूपन। कौन सी समावयता है? संरूपन समावयता। ठीक है, तो विन्यासी समावयता किसे कहते हैं? ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित नहीं होते। तो लिखिएगा विन्यासी के बारे में, विन्यासी क्या है, संरूपन क्या है। विन्यासी जो बदलते नहीं है, सन्यासी जो बदलते रहते हैं, आज यहां तो कल कहीं और, जिनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो विन्यासी, विन्यासी के बारे में लिखिएगा ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित नहीं होते अर्थात जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन का मतलब गर्म करके, जिनके बीपी एमपी यानी कि भौतिक गुण अलग अलग होंगे उनको गर्म करके क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा विन्यासी में ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित नहीं होते अर्थात जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। सन्यासियों में और लिख लो स्वरूपन, ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे आइसोमर जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्वरूपन समावी। ठीक है, यानी कि अर्थात जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता, जो एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित हो जाएंगे उनको अलग अलग नहीं कर सकते, जो नहीं होंगे उनको अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो विन्यासी समावयता और संरूपन समावयता पढ़ने से पहले, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब विन्यासी की अपन कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि आइसोमेरिज्म सेकंड में तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? विन्यासी से। विन्यासी समावयता दो प्रकार की होती है, एक तो ज्यामितीय समावयता और एक कौन सी होती है? प्रकाशिक समावयता। ठीक है, और एक संरूपन समावयता जो कमरे के ताप पर एक दूसरे में अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले, ये तो नॉर्मल बात थी जो आपने पढ़ ली, पढ़ने से पहले अपन प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे। यानी कि लिखिएगा क्या चीज? प्रेक्षण सूत्र। क्या चीज? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रक्षेपण सूत्र। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 5 टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनको इंटर कन्वर्जन आपस में करने की बातें करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला कि मॉलिक्यूल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि किसी मॉलिक्यूल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण सूत्र बोलते हैं। कि मॉलिक्यूल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, उस प्रदर्शित करने की संरचना को अपन क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, चलो फर्स्ट लिखिएगा बेस डैश फॉर्मूला। बेस डैश
फॉर्मूला, वेज डैश फॉर्मूला। कौन से की बात है? वेज डैश फॉर्मूले की बात है। ठीक है, किसकी बात है भला? वेज डैश फॉर्मूले की बात है। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला, तो देख लो वेज डैश फॉर्मूला किसको बोलेंगे? देखो वेज डैश फॉर्मूला इसको बोलते हैं कि दो तो ग्रुप क्या हो भला? दो ग्रुप तो सेम प्लेन में हो पेपर के तल में। ठीक है, यानी कि ये है, एक ग्रुप तो यहां लगा हुआ है और एक यहां लगा हुआ है। ठीक है, एक ऊपर लगा हुआ है और एक नीचे लगा हुआ है। उसको जो ऊपर लगा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेज। ठीक है, और जो नीचे यानी कि बोर्ड के बैक साइड में है उसको अपन क्या बोलते हैं? डैश। तो देखिए ये दोनों तो पेपर के तल में मिलेंगे, एक अपने को क्या मिलेगा? ऊपर, और एक क्या मिलेगा? नीचे। यानी कि एक तो अपने को क्या मिलेगा? ऊपर उठी हुई लाइन, यानी कि जो अपनी तरफ है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेज बोला जाता है। ठीक है, और जो डैश डैश लाइन पे प्रदर्शित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? डैश। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेज डैश फॉर्मूला। अब मान लो अपने यहां पे लिख दिया ए, यहां पे बी, यहां पे सी, और यहां पे क्या लिख दिया आपने? डी। ए बी सी डी। ठीक है, अब ये क्या है? कोई कार्बन है, सेंटर है। ठीक है, ये दोनों तो एक ही तल में मिलेंगे, ये दोनों तो क्या मिलेंगे? एक ही तल में मिलेंगे। तो देखिएगा गौर से, ये दोनों तो एक ही तल में मिलेंगे, ये दोनों तो एक ही तल में है साहब, दो ग्रुप एक तल में होंगे। ठीक है, अब एक क्या होगा? आपकी साइड, यानी कि ऊपर की तरफ, उसको तो अपन क्या नाम दिया है? वेज। ठीक है, और एक क्या होगा? अपने को डैश डैश लाइन पे दिखाई देगा नीचे की ओर। ठीक है, जो नीचे की ओर दिखाई देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डैश। ठीक है, मान लो अपने ये दे दिया। अब देखिएगा ये तो दोनों क्या है? एक ही है, यानी कि एक ही प्लेन में है। ये दोनों तो दोनों क्या मिलेंगे? एक ही प्लेन में मिलेंगे। ये आपको डैश लाइन पे मिलेगा और ये आपकी साइड में मिलेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वेज डैश फॉर्मूला। ये दोनों तो एक ही तल में है, ये बोर्ड के बैक साइड में और ये आप साइड में है रेड वाला, इसका मतलब इसको क्या कहा जाता है? वेज डैश। ये दोनों तो पेपर प्लेन में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेपर प्लेन। ठीक है, इन द प्लेन। इसको तो क्या कहा जाता है? पेपर के तल में। ठीक है, पेपर के तल में, इन द प्लेन। ठीक है, ये तो क्या है? पेपर के तल में है। ठीक, अब ये क्या है? अबोव द प्लेन। क्या बोला जाता है? अबोव द प्लेन। ठीक है, और इसको अगर बोले तो इसे क्या कहा जाता है? बिलो द प्लेन। ये तल के ऊपर, ये तल के नीचे, इसे क्या कहा जाता है? बिलो द प्लेन। ठीक है, एक तल के ऊपर एक तल के नीचे, इसे कहा जाता है वेज डैश फॉर्मूला। क्या कहा जाता है? वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है वेज डैश फॉर्मूला। दूसरा लिखिएगा फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला। क्या है? फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, हिंदी में इसको यही बोला जाता है सब, फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? दो सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला, इसमें एक ही सेंटर है, उसमें दो सेंटर हो जाएंगे। ऐसे ही सेम ऐसे ही है, बस एक लाइन को बड़ी कर दो। क्या कर दो? बड़ी कर दो। तो देख लो नजारा, क्या किया आपने? कुछ ऐसा किया, ये कर दिया। ये तो दोनों एक ही तल में हैं, ये दोनों एक ही तल में हैं। अब एक क्या मिलेगा आपको? अबोव द प्लेन, एक क्या मिलेगा? बिलो द प्लेन। यानी कि एक आपको डैश, एक वेज के रूप में उपस्थित रहेंगे। एक आपको क्या मिलेगा? डैश डैश के रूप में, एक आपको क्या मिलेगा? वेज के रूप में। ठीक है, एक आपको डैश के रूप में, एक आपको वेज के रूप में। मान लो आपको यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे क्या दे दिया? जेड दे दिया। यस कि नो? बात समझ गए? इसमें एक ही कार्बन था सेंटर में। इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं? दो कार्बन। कितने कार्बन हो गए? दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला। क्या कहेंगे? फ्लाइंग वेज डैश फॉर्मूला। एक आपने वेज डैश की बात की, एक फ्लाइंग वेज डैश की बात की, फिर अपन बात करते हैं फिशर। किसकी बात करेंगे?
फिशर, नेक्स्ट लिखिएगा फिशर। तीसरा कौन सा आता है, फिशर। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले की अगर अपन बात करें दोस्त, तो जो ये डॉक्टर का साइन होता है यानी कि प्लस का साइन होता है, ये क्या होता है, फिशर। क्या होता है, फिशर। यहां पे आपने क्या लिख दिया, ए बी सी डी, कुछ भी लिखो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू डब्ल्यू, है ना। बस राइट फिशर फॉर्मूला उसको बोलेंगे कि यहां पे नंबर 1 कार्बन होना चाहिए, नंबर 1 कार्बन। नंबर 1 कार्बन कौन सा दोस्त, अकॉर्डिंग टू IUPAC। राइट फिशर फॉर्मूले की अपने को जरूरत महसूस होगी, क्या होगी, जरूरत महसूस होगी जब अपन आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो, ठीक है, DL नोमेनकल्चर की बात करेंगे तो, ठीक है, राइट फिशर फॉर्मूले की जरूरत महसूस होगी। यहां देखिएगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ए जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्या होना चाहिए, नंबर 1 कार्बन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू IUPAC। यहां मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू IUPAC, यानी कि IUPAC के अनुसार 1 नंबर कार्बन यहां होना चाहिए। जिसको भी 1 नंबर मिलता है, चाहे वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो, ठीक है, या फिर इधर से नंबरिंग करने पर मुख्य क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिल रहा हो, ठीक है, तो वो कार्बन कहां पे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। और ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं बताओ तो जरा, वर्टिकल लाइन। क्या कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, वर्टिकल लाइन कहा जाता है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये जो तिरछी लाइन होती हैं, ये कौन सी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है साहब, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन पर मुख्य चेन होनी चाहिए। मेन चेन कहां पे होनी चाहिए, मेन चेन, मुख्य श्रृंखला कौन सी लाइन पे होनी चाहिए, पेरेंट चेन कौन सी लाइन पे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना मेरी, मैं एक एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है आपको कि नंबर 1 कार्बन वर्टिकल लाइन पर टॉप पर होना चाहिए। नंबर 1 कार्बन वर्टिकल लाइन पर कहां होना चाहिए, टॉप पर, ऊपर ही ऊपर सबसे। वर्टिकल लाइन ये वाली है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे टॉप पर क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, नंबर 1 कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। 1 नंबर IUPAC में किसको देते हैं, या तो मुख्य क्रियात्मक समूह को, या फिर जिधर से कम नंबर मिले मुख्य क्रियात्मक समूह को, उसको 1 नंबर मिलता है। यस नो, जी हाँ, ठीक है। इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे क्या होनी चाहिए, मेन चेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला। एग्जाम्पल, मान लो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्या एग्जाम्पल दे दिया, कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि ये दे दिया, क्या भला, CH3 CH2 CH और यहां पे COOH और यहां पे OH दे दिया। तो नंबर 1 कार्बन बताओ कौन सा है, में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ना, COOH। 1 नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर इसको दोगे, तीसरा इसको, फोर्थ इसको। तो अकॉर्डिंग टू फिशर किसके अकॉर्डिंग काम करोगे, ये प्लस का साइन बना दोगे, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, COOH, ठीक। अब दूसरा नंबर कार्बन, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, तो ये इस पे क्या आनी चाहिए, मेन चेन आ जानी चाहिए। ये तीसरा नंबर कार्बन है और ये फोर्थ नंबर। अब एक H लगा हुआ और एक OH लगा हुआ है, किसी भी साइड में OH लगा दो, किसी भी साइड में H लगा दो, यही तो है ना, ठीक है। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D, ठीक है। बात समझ गए, बस सिंपल सा मतलब यही था दोस्त कि ये फॉर्मूला जो आपने बनाया है वो समझ में आ जाए, ठीक है, भी किसके अकॉर्डिंग लिखना है। बाकी तो अपने आगे बात करेंगे भी क्या होता है और क्या नहीं होता। तो वर्टिकल लाइन पे टॉप पे होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका सेंटर एटम है, कौन सा है, सेंटर एटम। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ना, जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, डैश डैश से रिप्रेजेंट करने वाली होती है, यानी कि बोर्ड के ठीक नीचे वाली जो लाइन होती है,
ठीक है। और जो बेस वाली जो लाइन होती है ना, वो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर उठी हुई जो लाइन है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है वो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। बात समझ रहे हो ना? वर्टिकल लाइन जो होती हैं वो कैसी होती हैं? डैश डैश लाइन वाली होती हैं। यहाँ पे अपने क्या दे रखा है? देखो ए, यहाँ पे कौन सा दे रखा है? सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या दे रखा है? बी, ठीक है। ये फिशर फॉर्मूला है जिसको बेस डैश में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं बी और डी, ये किसकी साइड में होते हैं? ठीक इस साइड में, ऊपर उठे हुए, ठीक है। क्या होते हैं? ऊपर उठे हुए, दोनों के दोनों ऊपर उठे हुए। और जो नीचे डैश डैश लाइन पे जो लगा रखे हैं, इसका मतलब वो कौन सा है? ये आपकी कौन सी हैं? वर्टिकल लाइन वाली हैं दोनों, ठीक है। बात समझ रहे हो? ये जो दोनों ग्रुप आपके सामने नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेज वाले हैं। और वेज वाले कौन से हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। ये जो दोनों के दोनों बोर्ड के बैक साइड में नजर आएंगे, यानी कि डैश डैश वाले, ठीक है। ये डैश डैश वाले कौन से हैं? डैश डैश वाले हैं, यानी कि कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस करो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फिशर को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, कि ये तो कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी है? कौन सी भला? वर्टिकल लाइन। यस करो? ठीक है। डैश डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डैश डैश लाइन को, ठीक है। किसको? वर्टिकल लाइन को, ठीक। ओके, बात समझ गए? वर्टिकल लाइन को तो किससे? बेस से, सॉरी, वर्टिकल लाइन को तो डैश से, और हॉरिजॉन्टल लाइन को डार्क लाइन से, यानी कि वेज से। वेज से तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वेज से तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन डैश वाली, वर्टिकल लाइन डैश वाली। यस करो? बात समझ गए? ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी? बेस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन डैश, वर्टिकल लाइन डैश। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो कौन कौन से की बात हो गई? वेज डैश की बात हो गई, फिशर की बात हो गई, ठीक है, फ्लाइंग वेज डैश की बात हो गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा दे रखा है? न्यूमैन और साहॉर्स। क्या दे रखा है? न्यूमैन। अब न्यूमैन देखो किसको बोलते हैं? न्यूमैन का मतलब नया आदमी। न्यूमैन किसको बोलेंगे? देखो कहानी क्या बयां करती है। न्यूमैन, नया आदमी, तो है, लिख लो। फोर्थ है ना? फोर्थ कौन सा है आपका? न्यूमैन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? देखो तो जरा, न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर अपन बात करें तो किसको बोलेंगे? देख लो, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर अपन बात करें तो देखिएगा कि ये जो आपको दे रखा है वो है फ्रंट वाला कार्बन। क्या दे रखा है? मान लो ए बी सी, ठीक है, ये फ्रंट वाला कार्बन है। क्या दे रखा है? फ्रंट वाला। और ये आपको एक बैक साइड वाला कार्बन दे रखा है, बैक साइड वाला कार्बन, ठीक है। दो गोले दे रखा है, एक तो आपको कुछ ऐसा दे रखा है और एक कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो यहाँ एक्स, वाई और जेड। इस फ्रंट वाले कार्बन को बैक साइड वाले कार्बन के ठीक ऊपर रख देते हैं, यहां सेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा? बैक साइड वाले कार्बन को गोले से प्रदर्शित किया जाता है और फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो, ये डॉट और ये गोला, गोला क्या है? बैक साइड वाला कार्बन, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे इस साइड में गोले से जो लगा हुआ है वो कौन सा है? बैक साइड वाला कार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये तो आपका जो कार्बन है, जो ये तो कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन। कौन सा कार्बन है? फ्रंट कार्बन, ठीक है। और ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? बैक साइड कार्बन। फ्रंट साइड कार्बन, बैक साइड कार्बन। यस,
सामने वाले कार्बन को गोले से प्रदर्शित किया जाता है और बैक साइड वाले कार्बन को गोले से, सामने वाले कार्बन को डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? डॉट से। और बैक साइड वाले कार्बन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? गोले से। सामने वाले कार्बन को किससे? डॉट से। ठीक है, किससे? डॉट से। और बैक साइड वाले कार्बन को गोले से। कैसे? देखो, मान लो ये 3 ग्रुप कोई लगे हुए हैं। अब एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है ना, 4 संयोजकता होती है, तो 1 2 3 3 ये ग्रुप लगा दिए। ठीक है, इनको भूल जाइएगा, हाइपोथेटिकली सोचिएगा। अब 1 2 3 3 ग्रुप लगा दिए ना। अब ये बैक साइड वाली वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है कि 3 तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपको अब दिखाई दे रही है नहीं दे रही। अब यहां पे एक पीछे कार्बन और लगा दिया। क्या लगा दिया? कार्बन। अब बताइए, देख के बताइए, क्या आपको बैक साइड वाला हाथ दिखाई दे रहा है? बैक साइड वाला कार्बन यानी कि हाथ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। अब मैं यूं कर दूंगा तो आपको दोनों दिखाई देंगे, लेकिन यूं कर दिया तो आपको बैक साइड वाला नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? हो सकता है हाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो कैमरे के सामने तो आपको थोड़ा बहुत दिख ही जाए, है ना, हाइपोथेटिकली सोचिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये बैक साइड वाला हाथ आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो बैक साइड वाले कार्बन को गोले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रंट वाला कार्बन अपने को दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको डॉट से शो कर रहे हैं। किससे? डॉट से शो कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए आप कहां से देख रहे हैं। अब ये 2 कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन, इसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। यस कि नो? ठीक है, अब आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आपको दोनों दिखाई नहीं दे रहे। अब जब जिस कंडीशन में दोनों दिखाई नहीं दे रहे, केवल एक सामने वाला जिस साइड से आप देख रहे हो वही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप कहां खड़े होकर देख रहे हो? अब आप इसको कहां से खड़े होकर दे रखे हो? सामने से। ठीक है, यहां सामने से। कहां से? यहां सामने से खड़े होकर आप इसको निहार रहे हो, तो इसका मतलब आपको ये फ्रंट वाला कार्बन दिखेगा, लेकिन बैक साइड वाला कार्बन नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब उसको गोले से रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके ऊपर भी कोई ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है न्यूमेन। क्या कहा जाता है? न्यूमेन। अगर आप इसको सामने से निहार रहे हो, सामने से देख रहे हो, तो इसको कहा जाता है न्यूमेन। अगर इसी मॉलिक्यूल को आप इधर साइड से आकर देखोगे, यानी कि साइड से आगे देखो, अब ये दोनों आपको दिखेंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जी हाँ, दिख रहे हैं ना, दोनों दिख रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? साहोर्स। क्या बोला जाता है? साहोर्स बोला जाता है। अब इसको न्यूमेन बोलेंगे जब एक ही कार्बन को टारगेट किया जाएगा, एक को ही टारगेट किया जाएगा, तो क्या